तो सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और लॉकडाउन के दौरान एक तरह से जो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इन गर्मी की छुट्टियों को पूर्णतः आनंददायक बनाते हुए सभी विद्यार्थियों का आज कक्षा 10 की विज्ञान विषय का शुभारंभ किया जा रहा है। तो अपना एक निश्चित टाइम टेबल बना करके सभी विद्यार्थी इन ऑनलाइन यूट्यूब कक्षाओं का भरपूर आनंद उठाएं, साथ ही साथ अपनी स्टडी को शानदार तरीके से जारी रखें। इसके लिए आपको घर पर स्वयं को एक व्यवस्थित होकर के एक अपना टाइम टेबल फिक्स करना है और वो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको फुर्सत का समय है, उस फुर्सत के समय में सुबह, शाम को, दोपहर में जैसा भी आपको समय उचित लगता है, लेकिन वो एक फिक्स समय करें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठाएं। तो इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। कक्षा 10 के विज्ञान विषय का दूसरा आपका लेसन है मानव तंत्र। अध्ययन करेंगे हम मानव तंत्र का, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। और इस मानव तंत्र के दौरान हमारे शरीर में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, इन सभी तंत्रों का क्रम से हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है। इस प्रकार जो भी अपने ह्यूमन सिस्टम्स हैं उनका सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट का नाम लिखें मानव तंत्र, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर का संगठन, हमारे शरीर का संगठन, जो हमारा शरीर है वो किस प्रकार से बना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ की एक सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका नाम होता है परमाणु। परमाणु से आगे निर्माण होगा अणुओं का। अणु मिलकर के बनाएंगे कंपाउंड, यौगिक का निर्माण करेंगे और यौगिक आगे मिलकर के कोशिका का निर्माण करेंगे, सेल्स का निर्माण करेंगे। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके कोष्टक में आप लिख लेंगे। पहले आप समझेंगे, पहले इधर देखते जाएं, इसके बाद में आप अपनी नोट्स कॉपी जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं, अपने एक विशेष पर्सनल नोट्स कॉपी पेन अपने लेकर के बैठे और जैसे आपको निर्देशित किया जाए उसके अनुसार आप इनको अपने नोट्स में लिखते जाएं। तो देखो, कोशिका है, इसके आप कोष्टक में लिखेंगे हम, ये शरीर की संरचनात्मक, कोशिका क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो यौगिक मिलकर के
कोशिका का निर्माण करेंगे। इसके बाद में जो कोशिकाएं हैं विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाएं आगे मिलकर के उत्तक, और उत्तक में आएगा कि एक समान संरचना व कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। समान संरचना व कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप है, समूह है, इसको हम उत्तक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक हो जाएगा, अस्थि उत्तक हो जाएगा। ऐसे ही उत्तकों के उदाहरण होते हैं। तो ये कोशिकाएं समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह है, ये उत्तक का निर्माण करेगा। और ये उत्तकों के उदाहरण हैं जैसे पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, अस्थि उत्तक है। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे, और इस अंग में भी एक विशिष्ट प्रकार के उत्तक, विशिष्ट प्रकार के उत्तकों का मतलब है एक ही प्रकार का काम करने वाली, एक ही प्रकार की संरचना और एक ही प्रकार का कार्य करने वाले हैं विशिष्ट प्रकार के जो उत्तक हैं। ये विशिष्ट प्रकार के उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल जैसे अंग का है, आँख है, कान है, आमाशय है। इस प्रकार के बहुत सारे अंग जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नाक है, बहुत सारे अनेक प्रकार के अंग हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो ये उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे। इसके बाद में जो ये अंग है, ये अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे, इसको हम तंत्र कहते हैं। तो ये अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करेंगे। और तंत्र का मतलब है कि एक समान कार्य करने वाले अंगों का समूह है। एक ही प्रकार का कार्य करने वाले जो अंगों का समूह है, यह तंत्र कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, ऐसे अनेक तंत्र हैं। परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। ऐसे अनेक तंत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो ये अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करेंगे। और इसके बाद में विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर के शरीर यानी बॉडी का निर्माण करेंगे। इसको कोष्टक में आप लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के तंत्र, अलग अलग प्रकार के तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? शरीर का निर्माण करेंगे। अब आप एक बार इसको पुनः देखेंगे, मानव शरीर का एक संगठन, कि हमारे शरीर की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु है, जो प्रकृति में पदार्थ की सबसे मूलभूत इकाई, पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण, जो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं परमाणु के बारे में। पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है और इसको हम पदार्थ की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। परमाणु आगे मिलकर के अणु का निर्माण करेंगे। अणु अपने आपस में संयोजन करके फिर यौगिक बनाएंगे। यौगिक से कोशिका। यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोशिका यह है क्या? हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक, यह इसको हम शरीर की मूलभूत इकाई,
कोशिका जो है ये शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और इसको शरीर की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है। तो इसका नाम होगा कोशिका, या उसको दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि शरीर की मूलभूत इकाई वो भी क्या होगी, कोशिका। इसके बाद में ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतक, और यहाँ कोष्ठक में मैंने लिखा है कि ऊतक क्या है कि एक समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, समूह, एक समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसी को हम ऊतक कहते हैं। तो यहाँ से आपका ऊतक की परिभाषा भी हो जाएगी और शरीर के संगठन में आप एरो लगा करके इसको लिख लेंगे कि कोशिका से किसका निर्माण होगा, ऊतक का। ऊतक के उदाहरण हैं जो आप कक्षा 9 में इनका अध्ययन कर चुके हैं। पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, अस्थि ऊतक है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे इस संयोजी ऊतक में एक एग्जाम्पल है अपना कि हमारे शरीर में तरल संयोजी ऊतक, इसका ध्यान रखेंगे, तरल संयोजी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है रुधिर, बहुत बार पूछा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि एक तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है। तो तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है, रुधिर है। नोट करते जाएंगे इन बातों को विशेष रूप से। अस्थि ऊतक, ये इनके मैंने एग्जाम्पल लिखा है। इसके बाद में ऊतक मिलकर के अंग बनाएंगे और यहाँ अंग की भी एक आपकी कोष्ठक में परिभाषा हो जाएगी। अंग क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के ऊतकों का समूह है। विशिष्ट प्रकार के जो टिश्यू है ऊतक, यानी एक समान काम करने वाले ऊतकों का जो ग्रुप है वो मिलकर के अंग का निर्माण करेगा। और बहुत सारे अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे आंख है, नाक है, आमाशय है। इसके बाद में अंग आगे मिलकर के एक तंत्र बनाएंगे और कैसा, एक समान कार्य करने वाले अंगों का समूह है। जैसे पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में जैसे मान लीजिए मुख है, दांत है, जीभ है, गर्शनी है, गर्शिका है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो भी अंग हैं, अन्य जो पाचक ग्रंथियां हैं, ये जो भी अंग हैं वो सारा का सारा पाचन से संबंधित कार्य करेंगे। तो एक समान प्रकार का कार्य करने वाले जो अंग हैं ये मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के तंत्रों का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और फिर ये जो वेरियस सिस्टम होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट सिस्टम, विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, सारे तंत्र मिलकर के फिर मानव शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो एक छोटा सा अपना मानव शरीर के, यहाँ शरीर के संगठन की शुरुआत होती है कि मानव शरीर का एक संगठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इस मानव शरीर के फॉर्मेशन की क्रिया होती है। नॉर्मली रूप से हम इसको देखते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जहाँ जहाँ मैंने बताया है अंडरलाइन करते जाएंगे। जैसे कोशिका याद रखेंगे, यहाँ शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऊतक, यहाँ आप इसके कोष्ठक में ध्यान रखेंगे कि समान संरचना और काम करने वाली जो कोशिकाओं का समूह है ये ऊतक होगा। इसकी यहाँ डेफिनेशन भी हो जाएगी। संयोजी ऊतक का उदाहरण रखेंगे, तो कोष्ठक में इनकी परिभाषा और उदाहरण दिए गए हैं और एरो लगा करके इनको लिख लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट सबसे पहले इन तंत्रों में अध्ययन करते हैं पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र हम देखते हैं, तो देखिए आगे हेडिंग डाल लें, पाचन तंत्र। सबसे पहले हम इन तंत्र में देखो पाचन तंत्र, पहले आप हेडिंग डाल लें, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाइजेस्टिव, DIGESTIVESYSTEM, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। और इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन की। पाचन क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे पाचन क्या है।
पाचन का मतलब है कि भोजन के बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े अणुओं को बोल रहा हूं मैं, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। बोर्ड में जो अक्षरों का आकार छोटा अगर है तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एक बार आप लिखते भी जाएंगे। वैसे इसकी सामान्य परिभाषा है कि भोजन के बड़े अणुओं को रासायनिक क्रिया और एंजाइमों के माध्यम से, जो जटिल अणु हैं, भोजन के बड़े अणु हैं, उनको रासायनिक क्रिया और एंजाइमों के माध्यम से छोटे और सरल अणुओं में परिवर्तित करने की जो क्रिया है, इसी को हम डाइजेस्टिव या पाचन कहते हैं। तो परिभाषा नोट करेंगे कि भोजन के बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों के माध्यम से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों के माध्यम से सरल अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो ये आपकी पाचन की परिभाषा है। और इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में डैश लगा करके लिखेंगे, डैश लगा करके आप लिखेंगे कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले, अभी हम जो बात कर रहे थे, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी पाचन क्रिया में भाग लेने वाले, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो सारी बातें मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ दो परिभाषाएं आपकी हो गई, एक तो पाचन की और एक पाचन तंत्र की। पाचन का मतलब क्या है? जो हमारे भोजन के जो बड़े अणु हैं, इन बड़े अणुओं का छोटे या सरल अणुओं में अवशोषित करने योग्य, अवशोषित करने योग्य छोटे व सरल अणुओं में बदलने की जो क्रिया है, और ये क्रिया हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम और रासायनिक पदार्थों के द्वारा होती है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, इस पाचन क्रिया में देखो क्या है, पाचन जो क्रिया है हमारे शरीर में, इस पाचन क्रिया में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के मल के निष्कासन तक की जो सभी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी पाचन में आएंगी। भोजन के अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करने से, जैसे ही हमने मुंह में भोजन ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने से लेकर के जो पचा हुआ अपशिष्ट भोजन है, हमारी बड़ी आंत के बाद में जो जलकार, खनिज लवणों, इनका सबका अवशोषण कर लिया जाता है बड़ी आंत में। इसके बाद में जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ है, इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के अपचित अपशिष्ट जो पदार्थ है, इसके निष्कासन तक की क्रिया, अपचित अपशिष्ट जो पदार्थ है, इसके निष्कासन की जो क्रिया है, ये किसके अंतर्गत है? पाचन के अंतर्गत आती है, जिनका हम यहाँ क्रम से अध्ययन करेंगे आगे कि इसमें कौन कौन से अंग भाग लेंगे, पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, उनकी क्रियाएं क्या क्या हैं, और भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पाचन तंत्र के भाग,
या अंग। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपने हेडिंग डाल रखी है और हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। यहाँ आप देखो ये हेडिंग डालेंगे, आपकी कॉपी जो है उसके बीच में, जैसे सपोज है कि आपकी कॉपी है, कॉपी का पेज है, कुछ हेडिंग्स ऐसी होंगी जिसको आप बीच में डालेंगे और वहीं से आप इसको तोड़ करके अध्ययन करेंगे। जैसे पाचन तंत्र के अंग मैं बोल रहा हूँ भाई कॉपी के बीच में, इसका मतलब जो भी आपका पेज है इस पेज की लाइन के बीच में लिखेंगे, समझ गए। तो हेडिंग लिखेंगे आप लाइन के बीच में और हेडिंग होगी पाचन तंत्र के भाग या ऑब्लिक लगा करके अंग, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य रूप से आप 2 लेग निकाल लेंगे। यहाँ लेग का मतलब जैसे 2 लेग बोली जाए, इसका मतलब जितना आपका पेज है उस पूरे पेज को 2 समान भागों में आप डिवाइड कर लेंगे। अगर जैसे आपको ये बोला जाए कि भाई पाचन तंत्र के, मान लो अगर मैं यहाँ 3 लेग बोलता या 3 पार्ट बोलता, इसका मतलब आपको ये समझना है कि इस पूरे पेज को 3 भागों में आपको डिवाइड करना है, बराबर बराबर। बराबर का मतलब है नापाचों की नहीं करनी है, लगभग अंदाज से विद्यार्थी को एहसास हो जाता है कि लगभग लगभग ये 3 पार्ट हो गए, ऐसे 3 पार्ट करने हैं और उन्हीं पार्टों में आपको नीचे नीचे लिखना है ऐसे। जैसे 3 पार्ट आपने डिवाइड कर लिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 3 हो गए। तो अब जैसे जैसे हम जो भी बात लिखेंगे वो इस लेग के नीचे ही डैश लगाते जाएं और बिल्कुल अपनी एक सुंदर लेख में इसी लेग में नीचे नीचे आप लिखते जाएंगे। 4 पार्ट का अगर बोला जाए, वैसे आपको नोट्स कॉपी है वो लंबी, जो बड़े वाली नोट्स कॉपी आती है, सक्रिय नोट्स कॉपी नहीं लेनी है, चौड़े वाली नोट्स कॉपी लेनी है, जिससे आपके नोट्स बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से बन सकें। तो चौड़ा वाला जो पेज है उसमें आपको डिवाइडेशन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये बड़े पेज की कॉपी आप अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो ये तो लगभग अवेलेबल हो जाती है। जिसको पढ़ने की इच्छा है वो स्वतः अवेलेबल कर लेता है, इसमें ज़्यादा कहने वाली बातें नहीं है। तो यहाँ पाचन तंत्र के भाग या अंग की हम बात कर रहे हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इस आगे वाले चैप्टरों के दौरान जहाँ भी हम लेग की बात करें वहाँ तुरंत आप समझ जाएं कि हमें अपने पेज का किस प्रकार से डिवाइडेशन करना है। 2 लेग की बात करें तो उसके बराबर बराबर 2 भाग करने हैं, 3 की बात करें तो बराबर बराबर 3 भाग करने हैं। चार भाग करने हैं। तो यहाँ पाचन तंत्र के 2 भाग हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के अंग होते हैं। एक तो होते हैं इसके मुख्य अंग, 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मुख्य अंग और एक होते हैं, दूसरा है यहाँ सहायक अंग। मुख्य अंग है और एक सहायक अंग।
मुख्य अंगों में आप नीचे लिखेंगे और इनका आपको क्रम भी याद रखना है। प्रश्न भी यहाँ से बताएंगे किस प्रकार का प्रश्न है वो यहाँ से बनता है। क्रम में आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, जिसकी हम बात करेंगे आगे, उसमें सबसे पहले आएगा हमारा मुख्य। कुछ जो जीनियस विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी का भी ध्यान रखेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं माउथ, जिससे आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती है। मुख के बाद में सेकेंड इसका नंबर है वो है ग्रसनी, और इसको अंग्रेजी में फेरेंक्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फेरेंक्स। एक होता है लेरेंक्स होता है स्वर यंत्र, और जो फेरेंक्स है यह है ग्रसनी। तीसरे नंबर पे आता है ग्रासनाल, या इसको दूसरा नाम है गर्शिका। ग्रासनाल भी कह सकते हो और इसको गर्शिका भी कह सकते हो। अंग्रेजी में इसको इसोफेगस, OESOPHAGOUS, इसोफेगस कहा जाता है। ग्रासनाल के बाद में हमारा क्रम से आएगा आमाशय भी कहते हैं इसको, उदर भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम पेट भी कहते हैं। यही है, आमाशय है या उदर है या पेट है। अंग्रेजी में इसको स्टोमक, STOMACH। आमाशय के बाद में आगे वाला जो क्रम है वो है छोटी आंत। यहां देखेंगे 5 नंबर पर आएगा छोटी आंत। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद में देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, क्रम वही है 5 के बाद में 6 नंबर पर हम ध्यान रखेंगे बड़ी आंत। 5 के बाद में 6वें नंबर पर आता है बड़ी आंत। एक बार सहायक अंक के बाद में लिखेंगे सहायक अंकों के नाम। यह है लार्ज इंटेस्टाइन। और इस बड़ी आंत के बाद में आता है मलाशय। 7वें नंबर पर है मलाशय, रेक्टम, RECTUM। और 8वें नंबर पे है गुदा, एनुस। तो ये हमारा जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। और इसमें आपका ये प्रश्न बन सकता है कि पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग हैं इनका आहार नाल के प्रारंभिक भाग से लेकर के अंतिम भाग तक क्रम से है नाम लिखिए इनके। मतलब क्रम से आपको नाम बताने हैं कि 1 नंबर पर कौन सा है, इसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है। तो सबसे पहले मुख आएगा, इसके बाद में ग्रसनी आएगी, फिर आएगा ग्रासनाल। ये ग्रसनी है, ये ग्रासनाल है। इस ग्रासनाल का दूसरा नाम गर्शिका भी है। इसको अंग्रेजी में फेरेंक्स, इसको इसोफेगस कहेंगे। फिर आएगा आमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है छोटी आंत में और बड़ी आंत में। छोटी आंत में जैसे नाम से आपको ये नहीं देखना है कि भाई इसकी लंबाई में ये छोटी है, लंबाई में तो ये है बड़ी, और लंबाई में ये लगभग हमारे मानव में 6 से लेकर के 7 मीटर तक होती है इसकी लंबाई। बड़ी आंत की लंबाई है वो लगभग 1.5 मीटर के समथिंग होती है। और लेकिन इसका जो व्यास है, बड़ी आंत का जो व्यास है ये लगभग 2.5 इंच का होता है, और छोटी आंत का जो व्यास है, इसका व्यास, छोटी आंत का व्यास है वो लगभग 1 इंच का होता है। 1 इंच इसका डायमीटर 1 इंच होता है। तो इसी के आधार पर इसको छोटी आंत और बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें लंबाई में नहीं कि आप लंबाई में जैसे पूछा जाए कि सबसे जो छोटी आंत है या बड़ी आंत में से सर्वाधिक लंबाई है वो कौन सी आंत की है, ऐसे नहीं कोई बड़ी का नाम बड़ी है तो लंबाई में बड़ी होगी, नहीं। बड़ी आंत है वो व्यास में बड़ी है, इसका जो व्यास है वो ज्यादा है, और छोटी आंत का व्यास है वो कम है। इसके बाद में मलाशय आएगा और इसके बाद में गुदा आएगा। तो ये तो
मुख्य अंग हैं। और इन मुख्य अंगों का एक तो आपका पहला प्रश्न ये बनता है यहाँ सीधा सा कि हमारे आहारनाल के प्रारंभिक भाग से लेकर के अंतिम भाग तक पाए जाने वाले अंगों का क्रमवार नाम लिखिए। क्रम से आपको याद रखना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। और एक छोटे आंत में और बड़े आंत में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि छोटे आंत को और बड़े आंत को किसके आधार पर डिवाइड किया गया, इनका नामकरण किसके आधार पर किया गया है, व्यास के आधार पर। व्यास में बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है और छोटी आंत का व्यास कम होता है। लेकिन अगर लंबाई के बारे में पूछा जाए तो लंबाई छोटी आंत की ज्यादा आएगी और बड़ी आंत की कम आएगी। बड़ी आंत की समथिंग 1.5 मीटर है हमारे मानव में और छोटी आंत की लंबाई है वो लगभग 6 से 7 मीटर है। तो ये तो बात थी हमारे यहाँ मुख्य अंग की। इसके बाद में सहायक अंग देखिए, यहाँ जो हमने लिखा था सहायक अंग, और यहाँ पाचन तंत्र के सहायक अंगों में मुख्य रूप से पाचक ग्रंथियां आती हैं। सहायक अंगों में मुख्य रूप से किसको शामिल किया गया है, पाचक ग्रंथियों को शामिल किया गया है। और यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं। एक तो लार ग्रंथि है, इसके बाद में यकृत है, यकृत ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। एक है अग्नाशय ग्रंथि। ये मुख्य पाचक ग्रंथियां हैं जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लार ग्रंथि, और हमारे मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अधोजीव्या है, अधोजंब है, एक कर्णपूर्व है, यकृत ग्रंथि है, लीवर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पित्ताशय होता है, पितरस का श्रवण करेगी। अग्नाशय ग्रंथि जो पैंक्रियाज है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो आमाशय और जो ग्रहणी का पहला भाग है डिओडिनम, ये छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी डिओडिनम इसके बीच में पाई जाती है, जो अग्नाशय रसों का श्रवण करेगी, पाचक रसों का। इन सब का आगे हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सहायक अंगों में है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये हो गए हमारे पाचन तंत्र के भाग या अंग। और यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के मुख्य अंगों को क्रम से लिखिए, क्रमवार उनके नाम आपको लिखने हैं, ये होगा। और एक सहायक अंगों का आपको अलग से नाम पूछा जा सकता है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, या पाचन तंत्र में भाग लेने वाली ग्रंथियों का नाम लिखिए। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे, एक है आहारनाल, एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहारनाल का मतलब है इसे पाचन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के एक लंबी नलिकानुमा संरचना का निर्माण करते हैं। आहारनाल इसको कहा जाएगा। देख लेंगे इसकी परिभाषा। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर के एक जो कैनाल बनाएंगे उसको हम आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल का निर्माण करते हैं। और मानव में इसकी जो लंबाई है वो लगभग होती है 8 से लेकर के 10 मीटर। मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से लेकर के 10 मीटर तक होती है। वैसे सभी मानवों में इसकी लंबाई है वो फिक्स नहीं है, क्या आकारिकी के आधार पर डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग सामान्यतः मानते हैं कि 8 से लेकर के 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा लगभग 6 से 7 मीटर तो छोटी आती होती है और बाकी अदर पार्ट्स हैं इसके। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। इसके बाद में आप
हेडिंग डालेंगे आहार नाल के मुख्य कार्य। ये आहार नाल हो गई कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग हैं ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, आहार नाल का निर्माण करेंगे। अब हम भाग काम देखेंगे इसका, आहार नाल के कार्य और फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के कार्य। और मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है। मुख्य कार्यों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो वो जो आपको मैंने पहले बताया था कि अपने पेज के 3 भाग करेंगे, 3 लेगों में इसको यहीं डिवाइड कर लेंगे। 3 प्रकार के कार्य करती है। पहला है भोजन का पाचन, पहला काम है भोजन का पाचन। दूसरा है जो पचा हुआ भोजन है, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण। और इसके बाद में तीसरा कार्य है भोजन को मुख से लेकर के, मुख से मल द्वार तक, जो गुदा है एनुस, मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, मुख से लेकर के मल द्वार तक भोजन को पहुंचाना। तो ये आहार नाल के 3 मुख्य काम हो गए। यहीं से आप इनको आसान तरीके से याद कर सकते हैं कि पहला तो भोजन का पाचन करना, ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया है कि बात किसकी कर रहे हैं, पाचन तंत्र की कर रहे हैं। दूसरा जो पचा हुआ भोजन है उसमें जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उनका अवशोषण आहार नाल में होगा। इसके बाद में तीसरा कार्य है कि जो भोजन है इसको मुख से लेकर के मल द्वार तक, यहाँ हम आगे बात करेंगे, कर्माकुंचन गति पाई जाती है आहार नाल में। और इस कर्माकुंचन गति के माध्यम से ही भोजन मुख से आहार ये मल द्वार तक एनएस तक पहुंचता है। इसके बाद में हम नीचे डैश लगा के लिखेंगे कि पाचन का कार्य, ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में डैश लगाएंगे पाचन का कार्य। पाचन का कार्य आहार नाल में पाचक रसों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पाचक रस, पाचक रसों के द्वारा होता है, जिनको गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस, JUICES, गैस्ट्रिक जूसेस कहा जाता है। तो हमारे आहार नाल में जो भोजन का पाचन है वो किसके द्वारा होगा? पाचक रसों के माध्यम से होता है। इन पाचक रसों को ही गैस्ट्रिक जूसेस कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जो पाचक रस हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पाचक रस हमारे यहाँ शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है, विटामिन, जल आदि घटकों का पाचन करते हैं। जो पाचक रस हैं गैस्ट्रिक जूसेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, इनका क्या करेंगे? ये अवशोषण करेंगे। तो ये नॉर्मल बात है कि पाचन का कार्य पाचक रसों के माध्यम से। और भोजन के कौन कौन से घटक हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जल है। इनका मतलब क्या किया जाएगा? पाचन किया जाएगा। अब आप उनको भी निकाल लें। और पाचन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम पाचन तंत्र का बनाएंगे नामांकित चित्र। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र तो बनाएं। पहले देखो चित्र बनाना है आपको।
यहाँ सबसे पहले देखो मुख हुआ है बकल कैविटी, गुहा से घर्षण आएगी। यहाँ एक तो अपने आगे ये होती है यहाँ श्वास नली, जिसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। और यहाँ हल्का सा ये जो घर्षणी है फेरिंग्स, इसके हमने बात की थी, वह मार्ग है वायु का और भोजन का। इसके बाद में जो ग्रासनाल है, ये ग्रासनाल जाएगी हमारी, और आगे जा करके एक थैलेनुमा संरचना, ऐसे एक थैलेनुमा संरचना है जिसको आमाशय हम बोलते हैं। पहले भी आपको दिखाया था क्रम से। आमाशय में खुलती है ग्रासनाल, और इसके बाद में यहाँ से इस आमाशय से आगे निकलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और इस प्रकार से कुंडलित संरचना में हमारे शरीर में इस प्रकार से पड़ी रहती है। इसके बाद में यहाँ से निकलेगी बड़ी आंत, और अभी इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि बड़ी आंत का जो व्यास होता है छोटी आंत की बजाय ज़्यादा होता है। लंबाई में बड़ी आंत छोटी होती है, लेकिन व्यास है, चौड़ाई है, वो इसकी ज़्यादा होती है। और इसके बाद में एनिस यहाँ इस प्रकार से ऐसे संरचना में आ जाएगी। ये मलाशय है, ये बड़ी आंत है। यहाँ ग्रंथि है हमारी यकृत, जिसमें पित्ताशय पाया जाता है। और यहाँ ये छोटी आंत में खुलेंगी, फिर दोनों कंबाइंड होती हैं। यहाँ है पैंक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ये एक छोटी नली सी संरचना है यहाँ, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कर्मी रूपी परिशेषिका है। तो देखें पाचन तंत्र का यह है मुख गुहा, या इसको हम मुख भी कह सकते हैं, मकल की बेटी, ये मुख गुहा है। इसके बाद में ये घर्षणी है, फेरिंग्स जिसको हम बोल रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से हमारा शुरू होता है ये ग्रासनाल, या इसको ग्रसिका, ग्रासनाल या ग्रसिका। यह आगे जाकर के जे आकार की संरचना का पार्ट है हमारे शरीर में, थैलेनुमा, जो अंग्रेजी के अक्षर जे के समान, आमाशय। इसके बाद में यह है यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसी यकृत में यानी लीवर में पाया जाता है पित्ताशय, और ये पित्ताशय है जो पितरसों का श्रावण करेगा। ये जो ग्रंथि है यह है अग्नाशय, पैंक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि। ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र है। ये आगे छोटी आंत। इसके बाद में ये वाला पार्ट, यह है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल पर ये जो संरचना है, इसको हम बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लिखेंगे इसका नाम कर्मी रूपी परिशेषिका, परिशेषिका, अपेंडिक्स भी इसको बोलते हैं, अपेंडिक्स।
इसके बाद में आगे वाला भाग है ये मलाशय, रेक्टम, जो भी आपको पहले दिखा चुके हैं। और इसके बाद में है एनुस, गुदा, या इसको मलद्वार कहा जाता है। यह है हमारे मानव का पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र, जो आपको पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसको आप बना लेंगे अपनी कॉपी में। ये मुख गुहा है। मुख गुहा में देखो, एक तो है जीभ, जो यहाँ पश्चिम तालु है, इसके अंदर फ्रेनुलम लिंगुअल एक संरचना होती है, जीवा फ्रेनुलम जिसको कहते हैं, इससे जुड़ी रहती है। एक इसमें दांत पाए जाते हैं। पहले तो आप केवल ये नामांकित चित्र बना लें, इसके बाद में ज़्यादा इसको जटिलता करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल भी मैं बता रहा हूँ इसमें, और क्या है नॉर्मल रूप से, बाकी सारा अध्ययन आगे करेंगे। एक है यहाँ, ये तो नामांकित चित्र हो गया। आहार नाल का सबसे जो चौड़ा भाग है, चौड़ाई में कर देंगे तो वो थैलेनुमा संरचना है, आमाशय। अंग्रेजी का अक्षर जे के समान इसकी आकृति होती है। आमाशय की जो आकृति है ये अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। जो यहाँ भोजन है वो काफी समय तक यहीं पड़ा रहता है। यहाँ हमारी ये ग्रसनी है। ग्रसनी में आपको याद रखना है ये वायु का और भोजन का, वायु और भोजन दोनों का उभय मार्ग है। यानी वायु और भोजन है वो दोनों इस ग्रसनी से होकर के यहीं से अपने जो नासा छिद्र हैं वो भी यहीं अपने इसमें वोकल कैविटी में खुलेंगे आगे आकर के नासा द्वार। तो यहाँ से वायु भी और भोजन दोनों मतलब इस ग्रसनी से होकर के आगे प्रवेश करते हैं। इसके बाद में यहाँ एक उपास्थि संरचना पाई जाती है ग्रसनी और गर्शिका के संगम स्थल पर, जिसको हम एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं। और ये जो घाटी ढापन है एपिग्लोटिस, घाटी ढापन हिंदी में और एपिग्लोटिस अंग्रेजी में। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये वायु को और भोजन को अपने अलग अलग मार्गों में भेजने का कार्य करता है। उस ग्रासनाल को ही गर्शिका कहा जाता है। इसके बाद में आमाशय है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में, जो आगे कुंडलित संरचना में पड़ी रहती है। पीछे भी हमने देखा था इसमें भाई छोटी आंत है वो व्यास में तो होती है छोटी, चौड़ाई में, और लंबाई में होती है बड़ी। इसके बाद में आ जाएगी बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में मलाशय, और इसके बाद में मलद्वार एनुस। ये पांच ग्रंथि है। यकृत इसमें पित्ताशय है और ये अग्नाशय है। इसके बाद में बढ़ा लें इसको एक बार। पीछे हमने देखा था कि आहार नाल के अंदर कर्माकुंचन गतियां पाई जाती हैं। कर्माकुंचन का मतलब है संकुंचन और विस्तरण, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया है, इसको कर्माकुंचन कहते हैं। क्रमशः है
फैलना और सिकुड़ना। तो आहार नाल में क्रमांकुंचन, क्रमांकुंचन का मतलब है, क्रमांकुंचन है यानी फैलना और सिकुड़ना, फैलना व सिकुड़ना, ये कर्माकुंचन की गतियां होती हैं। और कर्माकुंचन की गतियों के माध्यम से ही भोजन है ये मुख से हमारे आगे मलद्वार तक संवर्णी पेशियां, संवर्णी पेशियां हेडिंग डालेंगे, संवर्णी पेशियां। संवर्णी पेशियों में देखो ये जो पेशियां हैं ये आहार नाल में पचे हुए भोजन और जो बचा हुआ भोजन है इस भोजन की गति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि संवर्णी पेशियां क्या काम करती हैं, या हमारे आहार नाल में जो भोजन है, बचा हुआ भोजन है, इस बचे हुए भोजन, अवशोषित जो भोजन है, अपशिष्ट भोजन है, इस बचे हुए भोजन और अपशिष्ट भोजन की गति को नियंत्रित करने का कार्य कौन सी करती हैं, संवर्णी पेशियां। काम क्या है, पचे हुए भोजन, पचे हुए भोजन और पाचन के बाद में जो शेष भोजन बच जाता है, जिन घटकों का पाचन नहीं हो पाता है, उनको अवशिष्ट भोजन कहते हैं। बचे हुए भोजन को, बचे हुए भोजन और अवशिष्ट भोजन, इनकी गति का क्या करती है ये नियंत्रण, गति का नियंत्रण, इनकी गति का क्या करती हैं ये नियंत्रण करती हैं। तो यह ध्यान रखेंगे। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि संवर्णी पेशियों का क्या काम है, स्फिंक्टर्स होती हैं ये। संवर्णी पेशियों का काम है पचा हुआ भोजन और अवशिष्ट भोजन, इन दोनों की गति का क्या करना, नियंत्रण। या आपको यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि पचे हुए भोजन और अवशिष्ट जो भोजन है इसकी गति का नियंत्रण कौन सी पेशियां करती है हमारे शरीर में, तो कौन सी आएंगी, संवर्णी पेशियां। नेक्स्ट, कर्माकुंचन का अर्थ आप समझ गए हैं, और जो भोजन का आगे खिसकना है वो कर्माकुंचन के माध्यम से होता है। अब हम यहाँ आहार नाल का सबसे पहला भाग है, उसका हम संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख का, कि माउथ क्या होता है, मुख, मुख की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, देखो सबसे हम देखते हैं पहले क्या है, ये आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग है। आहार नाल का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है, तो आहार नाल का प्रारंभिक भाग है। इसकी अगर हम संरचना देखें, संरचना है वो इसकी है कटोरे नुमा, कटोरा जैसा होता है जो खाना हम इसमें डालते हैं। और इसके बाद में इसके ऊपर नीचे कठोर तालु पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे दो कठोर तालुओं से घिरा रहता है। इसी के भाग में मुख में ही पाई जाती है पेशीय संरचना, जिसका नाम है जीभ। पेशीय संरचना पाई जाती है, पहले देख लेंगे इधर पेशीय संरचना, और इस पेशीय संरचना का नाम क्या है, जीभ या जिह्वा, टंग जिसको बोलते हैं। ये जो जीभ है, यहां ध्यान रखेंगे, जीभ है ये मुख गुहा के पृष्ठ भाग में, मुख गुहा के पृष्ठ भाग में, बकल कैविटी है, मुख गुहा, इसके पृष्ठ भाग में जिह्वा फ्रेनुलम, जिह्वा फ्रेनुलम, जिह्वा फ्रेनुलम, या इसको फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल, लिंगुअल भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे इसको,
जिह्वा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है। मुंह में दो जबड़े हैं, कठोर तालु हैं। इसके बाद में जबड़े कितने हैं? दो, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। दो जबड़े हैं और इन दोनों जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं। दो जबड़े हैं मुंह में, एक ऊपरी जबड़ा है और एक निचला जबड़ा है, और इन दोनों प्रत्येक जबड़े में 16 दांत। इस प्रकार से एक एडल्ट में, एक वयस्क में टोटल दांतों की संख्या 32। तो यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद में हल्का सा इसका डायग्राम आप देखेंगे। मुख गुहा का इस प्रकार से होती है इसकी संरचना। देखो, यह है इसमें बकल कैविटी मुख गुहा में। यह आगे जो कंठकर्षणी है, इसी में एक तो पेशीय संरचना पाई जाती है। यह दोनों कठोर तालु हैं, एक ऊपरी जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है, और यह दो इसमें दार ग्रंथियां होती हैं। एक तो यहाँ जो अपना करण है, इसके नीचे एक जोड़ी यहाँ लाल ग्रंथि पाई जाती है, इसको करण पूर्व ग्रंथि कहते हैं। एक यहाँ जीभ के नीचे लाल ग्रंथि पाई जाती है, जिसको अधोजम जिह्वा, और एक होती है अधोजम, एक जोड़ी यहाँ है। यहाँ एक पेशीय संरचना है जो ये लगभग मध्य भाग तक होती है। इस प्रकार से जो पीछे से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम नामक संरचना से जुड़ी रहती है, और इन दोनों जबड़ों में यह जो टीथ हैं, दांत पाए जाते हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ ये मुख गुहा की संरचना है। पुनः देखेंगे, थोड़ा उसमें वो लिख ले पहले। और लार ग्रंथि पहले यहाँ देख ले। देखो, सबसे पहले मुख क्या है? पहले आहार नाल का प्रारंभिक भाग है। संरचना कैसी होती है इसकी? कटोरेनुमा। संरचना कैसी होगी? कटोरेनुमा। ऊपर और नीचे दो कठोर तालु, ऊपर वाला और नीचे वाला। दो ही जबड़े हैं, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। एक इसमें पेशीय मांसल संरचना होती है। पेशीय मांसल यानी इसमें हड्डी नहीं होती है, केवल पेशियों की बनी हुई संरचना होती है, जिसको जीव या जिह्वा कहते हैं। और ये जो जिह्वा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो जीभ है, ये हमारी मुख गुहा के पृष्ठ भाग में किस संरचना से जुड़ती है? तो ये जुड़ती है जिह्वा फ्रेनुलम से। या तो इसको आप जिह्वा फ्रेनुलम कह सकते हो, या इसको आप फ्रेनुलम लिंगुअल कह सकते हो। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपको इसका नाम देकर के भी पूछा जा सकता है कि जिह्वा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल क्या है। तो वह संरचना यानी मुख गुहा के पृष्ठ भाग की वह संरचना जिसके माध्यम से जो जीभ है वो मुख गुहा के पृष्ठ भाग से जुड़ती है। तो कौन सी संरचना के द्वारा जुड़ती है? जिह्वा फ्रेनुलम। नेक्स्ट देखेंगे मुख गुहा में क्या क्या है, उतार लेंगे इसको आगे। इसके बाद में दांतों की संख्या हो गई, चित्र बना लेंगे। इसका नाम लिखेंगे आप, ये तो है कर्णपूर्व। कर्ण पूर्व लाल ग्रंथि, और यह अधो जंभ लाल ग्रंथि, अधोजंभ लाल ग्रंथि। यह है अधोजिह्वा। अधो जिह्वा, अधो का मतलब नीचे, जीभ के नीचे। अधोजंभ जबड़ा जो है नीचे वाला, नीचे वाले जबड़े के नीचे, और कर्ण से पूर्व है। ये सारी लाल ग्रंथियां आकर के मुख गुहा में खुलती हैं, जो आगे अध्ययन करेंगे।
आधो का अपोजिट होता है अधि। अधि का मतलब ऊपर और अधो का मतलब होता है नीचे। जैसे आगे आप पढ़ेंगे, जैसे अधिवृक्क ग्रंथि, ग्रंथियों में हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जैसे कि अधिवृक्क ग्रंथि, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है तो उसको अधिवृक्क ग्रंथि क्यों कहते हैं। अपोजिट भी याद करेंगे, अधि का मतलब है ऊपर और अधो का मतलब नीचे। नेक्स्ट अब देखो हम बात करते हैं दांतों की, डायग्राम बना लेंगे। अब जो मुख गुहा में जो दांत पाए जाते हैं, टीथ, मानव के दांत, दांत में देखें जो मानव के दांत होते हैं मुख में, ये जबड़े में एक सांचे में धसे रहते हैं, इसको मसूड़ा कहते हैं। मानव के जो दांत हैं, देखते जाएंगे कि मानव के दांत जबड़ों में एक सांचों के रूप में धसे रहते हैं, सांचों के रूप में धसे रहते हैं, सांचों के रूप में धसे रहते हैं। और इन सांचों को ही क्या कहा जाता है, जिन्हें मसूड़ा कहते हैं, जिन्हें मसूड़ा यानी गम, अंग्रेजी में इनको गम, मसूड़ा कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। अब देखो ये जो गर्त होते हैं, सांचे हैं या गर्त हैं जबड़ों में, इसके बाद में आगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डैश लगा करके, मानव के दांत मसूड़ों में बने गर्तों में धसे रहते हैं, गर्तों में, मसूड़ों में भी गर्त होते हैं, गर्तों में धसे रहते हैं। अतः मानव को गर्तदंती, अतः मानव को क्या कहेंगे, गर्तदंती, यानी थीकोडोंट कहते हैं इसको, थीकोडोंट। थीकोडोंट इसको हिंदी में भी लिख लेंगे क्योंकि कई बार सीधा वैसे ही पूछ लिया जाता है, थीकोडोंट। इसके बाद में लिखेंगे कि मानव के दांत, मानव के जो दांत हैं उसके जीवन काल में 2 बार आते हैं। मानव के दांत उसके जीवन काल में, यानी मानव के जीवन काल में, उसके जीवन काल में कितनी बार आएंगे, 2 बार। जीवन काल में 2 बार आते हैं। 2 बार कैसे कैसे आते हैं, एक बार तो आते हैं अस्थायी, यानी दूध के दांत, इनको अस्थायी दांत भी बोलते हैं या इनको दूध के दांत भी बोलते हैं, और इनकी संख्या होती है 20। और एक बार ये टूटने के बाद में आएंगे स्थायी दांत, या ये भी वयस्क में आएंगे, या इसको वयस्क दांत भी कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 32। तो 2 बार आते हैं, इसलिए मानव को क्या कहा जाता है, द्विबारदंती। अच्छा नीचे दिखाई नहीं देगा, यहाँ से ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ 2 बार आते हैं, और 2 बार आने के कारण भी मानव को द्विबारदंती, इसको क्या कहा जाता है, द्विबारदंती, यानी डाइफोडोंट, डाइफोडोंट, इसको भी हिंदी में लिख लेंगे आप, डाइफोडोंट। द्विबारदंती कहते हैं। अब देखेंगे आगे दांतों के बारे में। मानव के दांत, सबसे पहले तो ये बात है कि मानव के दांत है जो जबड़े हैं, जबड़ों में एक सांचों के रूप में धसे रहते हैं। इन सांचों को, जबड़ों में जो सांचे पाए जाते हैं, इनको हम गम या मसूड़ा कहेंगे।
फिर यहाँ से एक आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव को गर्तदंती यानी थिकोडोंट, मानव को गर्तदंती या थिकोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव के जो दांत होते हैं ये मसूड़ों में गर्त पाए जाते हैं, गड्ढे, और इस प्रकार से जो मसूड़े हैं और इन मसूड़ों के अंदर ऐसे गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, और इस गड्ढे नुमा संरचना में ही मानव के दांत बसे रहते हैं यहाँ। इसलिए मानव को क्या कहा जाता है? गर्तदंती, यानी इसके दांत गर्तों में होते हैं, मसूड़ों में बने गर्तों में, इसलिए गर्तदंती या थिकोडोंट, ये सब ध्यान रखेंगे, थिकोडोंट। एक है कि मानव को क्या कहा जाता है? द्विबारदंती, डायफोडोंट। द्विबारदंती डायफोडोंट का मतलब है कि मानव के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। एक बार तो उसके दूध के दांत होते हैं जिनको अस्थायी दांत कहते हैं। यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे अस्थायी दांतों के, दूध के दांतों की संख्या, यानी बच्चों में जो इसकी संख्या होती है अस्थायी दांतों की, दूध के दांतों की, वो 20, और स्थायी दांतों की संख्या, वयस्क दांतों की संख्या कितनी है? 32। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं कि मानव में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32। फिर है मसूड़ा, गम क्या है? तो जबड़े में बने हुए जो सांचे हैं वो गम है, मसूड़ा है। एक है आपका गर्तदंती, थिकोडोंट और डायफोडोंट, कि मानव को गर्तदंती तो क्यों कहते हैं और इसको द्विबारदंती क्यों कहते हैं। दोनों की परिभाषा आप अच्छी तरह से देख लेंगे। पढ़ते समय आप इन प्रश्नों का पुनः मनन करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप अंडरलाइन करते जाएंगे, जिसमें आप हाईलाइटर पेन का या अपने रेड पेन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक है इसमें एक ध्यान रखेंगे, पाचन अभी हम पढ़ेंगे तो एक तो मुंह के अंदर, मुंह में जो रसरसा भोजन होता है, मुंह में इस भोजन को तो कहते हैं हम बोलस। मुंह में तो भोजन को कहते हैं बोलस। आगे पढ़ेंगे वैसे ध्यान रख लेंगे, अपने कॉपी के ऊपर सीढ़े पर लिख लिया करें इस प्रकार की जो बीच में को याद आ जाती हैं बातें। और एक आमाशय में जो भोजन का मिश्रण है, आमाशय में जो भोजन होता है उसको हम कहते हैं काइम, काइम। और ये जो आंत है हमारी, आंत्र में जो भोजन होता है, इस आंत्र में भोजन को कहा जाता है काइले, काइल। तीनों चीजें ध्यान में रखेंगे, आगे सुविधा रहे। आगे देखेंगे इनको। मुंह में जो भोजन होता है, यानी मुंह में जो भोजन है वो भोजन में फिर लार ग्रंथियों के द्वारा जो स्लाइवा है, लार है, इसको मिला दिया जाता है, लसलसा हो जाता है, उसको हम बोलस कहते हैं। आमाशय में जो जठर रस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसों की सहायता से जो भोजन तैयार हो जाता है उसको कायम कहते हैं। और आंत के अंदर जो आंतरीय रस होते हैं, जो जठर के आमाशय से भोजन आंतों में आता है, आंत में जो आंतरीय रस होते हैं, आंतरीय रसों के मिलाने के बाद में जो रसरसा भोजन होता है उसको हम कहते हैं काइल। 3 प्रकार के भोजन है। एक मुंह में जो भोजन होता है उसको तो हम कहते हैं बोलस, आमाशय में जो है उसको हम कहेंगे काइल, और आंत में जो भोजन है उसको हम काइल कहेंगे। इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे वैसे, और बाकी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वे दांतों के बारे में हम देखते हैं, दांतों के प्रकार, उनके कार्य। तो आप एक टेबल बना लेंगे, और टेबल में इस प्रकार से बना लेंगे, कॉलम तो बनाएंगे दांतों के प्रकार, दांतों के टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। इसके बाद में आगे वाला कॉलम बनाएंगे आप दांतों की संख्या का। इसके बाद में आगे वाला कॉलम बनाएंगे कार्य का, दांतों का कार्य क्या है, ये थोड़ा हल्का बड़ा बना लेंगे। और एक अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं, ये कॉलम आप बना लें। पहला देखो दांत लिखेंगे, पहला जो दांत है यह है
कृंतक, कृंतक दांत है, कृंतक पहले कॉलम में लिखेंगे कृंतक। और इनको अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइजर, इंसाइजर हिंदी में भी लिख लेंगे इनको यहां इंसाइजर, कृंतक या इंसाइजर। इनकी टोटल संख्या होती है 8। अभी आपको समझाएंगे। देखो जबड़े में पहले देंगे थोड़ा सा नॉर्मल रूप से, ऐसे अपना एक तो भी बात कर रहे थे हम 2 जबड़ों की, एक तो ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। तो जैसे मान लो ये एक जबड़ा है कोई भी, ऐसे कटोरीनुमा संरचना में जो मुख होता है इसमें एक जबड़ा है, ये इसका एक अर्धांश हो गया। तो 8 दांत होने का मतलब है कि 4 दांत तो ऊपर वाले जबड़े में भाई, आधा इधर आधा इधर, और फिर 4 दांत ही क्या होंगे नीचे वाले जबड़े में। इस प्रकार से टोटल 8 होंगे। अभी इसका जो टिप फॉर्मूला आप पढ़ेंगे आगे दंत सूत्र, उसमें आपको समझा देंगे अच्छी तरह से, इसको ध्यान रखेंगे। जो अर्धांश का बनाया जाता है दंत सूत्र, कार्य जो है वो है इसका कुतरना। कोई भी जो वस्तु है उसको कुतरने का या काटने का, कुतरने का या काटने का ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कृंतक है, इंसाइजर, संख्या है इनकी 8, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। काम है इनका भोजन को कुतरना और काटना। और ये मानव में 6 माह की उम्र में आ जाता है, 6 माह की उम्र में ये निकल जाते हैं। दूसरे लिखेंगे रदनक, इनको भेदक भी कहा जाता है, रदनक या भेदक, अंग्रेजी में इसको कैनाइन कहते हैं। रदनक या भेदक, और इनकी संख्या होती है टोटल 4। और ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने, पूरा लिख लेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसमें 16 से लेकर के 20 माह की उम्र में ये दांत निकलते हैं मानव में। इसके बाद में तीसरा है इसमें अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्रीमोलर, प्रीमोलर। और मानव में प्रीमोलर की संख्या है 8, और इनका काम है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना इनका काम है। और ये लगभग 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलेंगे, 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलेंगे। और लास्ट चौथा दांत है वो है च्वर्णक, मोलर, मोलर। और ये टोटल मोलर जो होते हैं वो 12। और ये भी किसको क्या काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। और ये लगभग 12 से लेकर के 15 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। तो ये एक दांतों की सारणी है, उन्हें देखेंगे। कर्म है इनका सबसे पहले कृंतक, हमारा जो अर्धांश होता है जबड़ा, इस प्रकार से सबसे पहले होते हैं इसमें कृंतक होते हैं। इस कृंतक के बाद में फिर कैनाइन आते हैं, इंसाइजर होते हैं, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर होते हैं, और फिर मोलर होते हैं। तो ये जबड़े में, जबड़े के अग्र भाग से पश्चिम भाग की ओर इनका क्रम अगर पूछा जाए, अग्र भाग से पश्चिम भाग की ओर इनका क्रम होगा ICPM, इंसाइजर,